मोदी जी के आने से मिथिला का विकास नहीं हुआ है। हाँ, सोशल मीडिया पे विकास हुआ है, कुछ जो अंधभक्त हैं उनकी नजर में विकास हुआ है कि उनको एक परसेप्शन है कि एमएसयू को कोई कहता है कि आरजेडी फंडिंग करती है, आरजेडी ने बनाया है, कोई कहते हैं कांग्रेस ने बनाया है, कई लोग कहते हैं कि कम्युनिस्ट ने बनाया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मिथिलांचल का मतलब ये हो गया दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। जब हम मिथिलांचल की बात करते हैं तो सिर्फ 3 दरभंगा, जिले। मधुबनी, समस्तीपुर, 3 जिलों की बात, 3 जिला। लेकिन जब हम मिथिला की बात करते हैं, तो पूरा नॉर्थ बिहार मिथिला में आ जाता है कि मिथिला के लोगों के, मिथिला को बांटने की एक साजिश है। लोगों को डर है। अभी आप देखें 30 साल से बिहार में किसका शासन है? गंगा के उस पार से नीतीश जी आते हैं, लालू जी आते हैं, 30 साल से उनका शासन है। एक डर है कि अगर ये लोग लैंग्वेज के नाम पे या रीजन के नाम पे गंगा के इस पार वाले अगर एक हो गए तो सीट तो यहीं पे है ज्यादा ना। उनकी ये शिकायत आप लोगों से रहती है कि आप लोग मिथिला के नाम पे हर एक चीज दरभंगा में ले जाना चाहते हैं। एम्स दरभंगा में ले जाना है, एयरपोर्ट सबसे पहले दरभंगा में बनना है। कई बार लोग तो आते हैं, ये लड़ाई आमने सामने की हो जाती है। जैसे रिसेंट नहीं, उपराजधानी की एक बात हुई, तो उपराजधानी को लेकर एक गुट कह रहा है कि पूर्णिया में होना चाहिए, दूसरा गुट कह रहा है दरभंगा में उपराजधानी होना चाहिए कि हाई कोर्ट का नहीं, नहीं, बेंच भी नहीं, लगे और तमाम चीजें हो वहां पे। तो बस चाहे स्किल यूनिवर्सिटी हो, कुल मिला चाहे के जो आईटीआई हो। आपके आपके क्रिटिक्स हैं, जो उनका कहना है कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन का रीनेम होना चाहिए और वो दरभंगा स्टूडेंट यूनियन हो जाना चाहिए। काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन पूरी मिथिला के लिए नहीं कर रहे। क्या आप इससे एग्री करते हैं? देखिए, मिथिला मैथिली कभी मजबूत ना हो, आगे ना हो, उसके लिए एक भ्रम फैलाया जाता है कि मैथिली ब्राह्मणों की भाषा है। मिथिला के लोग किसी मिथिला में ब्राह्मण या कुछ एक कर्ण कायास जो 2-4 जाति है, मैं खुलेआम स्वीकार कर हम्म, रहा हूँ, इन हम्म, लोगों का जो है ये जागीरदारी है। कुछ ऐसा एक भ्रम फैलाया जाता है कि अगर मिथिला राज्य बना या मिथिला विकसित हुआ तो ब्राह्मणों का राज आ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। राम हम्म, जन्मभूमि पे विवाद भी था। देखिए, मिथिला में सीता माता, राम को किसने राम बनाया? सीता माता भी नहीं है, सीता हमारी बहन है। मिथिला के लोगों के लिए तो बहन ही है, मिथिला की बेटी है। सीता दाई हम लोग कहते हैं मैथिली में, बहन को दाई भी कहते हैं। हम्म, तो सीता दाई का जो है जन्म स्थान है, जनकपुर है, पुनौरा धाम। वहां पे तो कोई विवाद नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं है। वहां पे एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जा सकता है। वहां पे एयरपोर्ट बनाया जा सकता है। मोदी जी के आने के बाद तो कमजोर हिस्से को और कमजोर बना दिया गया। मिथिला के लोगों को और जो है मोदी जी ने 2-4 जनसाधारण श्रमजीवी दे दिया कि आओ भाई, गुजरात जाओ, दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ। और मोदी जी को भी मालूम है कि जितना भी है मिथिला से, तो क्या करते हैं, समय समय पे 1-2 प्रोजेक्ट दे देते हैं। कभी एम्स दे देते हैं, कभी एयरपोर्ट दे देते हैं, कभी कोसी सेतु का उद्घाटन कर देते हैं। नहीं समझे, 10-15 सालों में एक बड़ा प्रोजेक्ट दे देते हैं और दिखा देते हैं कि देखो हमने ये किया है। अब मिथिला के लोग भी बुर्बक बन जाते हैं यहाँ पे। अरे मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, ये दिए, मोदी जी वो दिए। इससे क्या होगा? ऊंट के मुंह में यही फोड़न वाली बात है। अगर आपको लगता है कि मोदी जी ने कहा और किया नहीं, तो क्या 2019 लोकसभा चुनाव और 2020 विधानसभा चुनाव में आप लोगों हमारा ने देखिए, खिलाफ किया? एक नॉन पॉलिटिकल संगठन है एमएसयू, तो नॉन पॉलिटिकल की एक डायरी भी होते हैं। मैं मीडिया के खास प्रोग्राम यंग एंड एंग्री में फिर से आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम जो यूथ लीडर हैं, यंग लीडर हैं बिहार के और आसपास के राज्य के, उन लोगों से आपका परिचय कराते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो मिथिला स्टूडेंट यूनियन एमएसयू के फाउंडिंग प्रेसिडेंट है अनूप मैथिल जी। एमएसयू एक बिहार की जो स्टूडेंट यूनियन, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है, उसमें आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होने का क्लेम भी करते हैं एमएसयू वाले के। सब बिहार के सबसे बड़ा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अभी है। तो हम तमाम चीज़ों पर बात करेंगे कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से हटकर स्टूडेंट को मुद्दों को उठाने की जरूरत क्यों पड़ती है, और एमएसयू का पूरा जो स्ट्रक्चर है उस पर भी बात करेंगे। अनूप मैथिल जी, सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो थोड़ा निजी सवाल है। आपने एक्टिविज्म की तरफ या एमएसयू बनाने की तरफ, ये सफर आपका कहाँ से शुरू होता है और आपने कब बनाया, क्यों सोचा कि एमएसयू बनाना चाहिए? पर्सनली आपने कहाँ कहाँ पढ़ाई की है, कैसे यहाँ तक पहुंचे? पहले वो बात, उस पर बात करते हैं, फिर हम एमएसयू की तरफ। नमस्कार, जय मिथिला। मेन मीडिया के सभी दर्शकों का मेरा सलाम। अ, हम लोगों ने अपने जो सवाल किया है वो सवाल जायज भी है, और लोग जानना भी चाहते हैं कि एमएसयू कैसे बना, कब बना। तो मैंने अपना एजुकेशन जो है बिहार से ही शुरू किया था, और बिहार में मैंने जो है 10+2 की पढ़ाई की। और 10+2 के दौरान ही मैंने कॉमर्स लिया था। तो जब मैं 12वीं की तैयारी कर रहा था तो उसी समय
सीए कॉमर्स वालों के लिए एक ही स्कोप होता है कि अगर आपको ज्यादा आगे पढ़ना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी होता है। तो उसी समय मैंने 10+2 की पढ़ाई के दरमियान ही मैंने सीपीटी, उस समय एंट्रेंस एग्जाम होता था सीए में एडमिशन के लिए, सीपीटी पास करना पड़ता था। तो उसकी भी मैंने तैयारी की थी और दोनों मैंने साथ साथ निकाल लिया था। और उसके बाद मैं 2010 में दिल्ली चला गया पढ़ने, क्योंकि सीपीटी के बाद बिहार में जो है उस स्तर की पढ़ाई होती नहीं थी और दिल्ली ही स्कोप कम था और दिल्ली ही हब था। तो मैं दिल्ली वहां पे गया, फिर दिल्ली पे हमने जो है सेकेंड लेवल होता है सीए में 3 लेवल होते हैं, उसकी पढ़ाई की। और उसके बाद थर्ड लेवल हमारा फाइनल था 14 में। तो आर्टिकलशिप करने लगे, ट्रेनिंग हम करने लगे। उसी दरमियान जो है उस समय सोशल मीडिया, अभी जो सोशल मीडिया फेसबुक है, ट्विटर है, जो इंस्टाग्राम हम देखते हैं, व्हाट्सअप देखते हैं, उस जमाने में उतना नहीं प्रचलित था और उस समय उतना राइज पे था, 2009 स्मार्टफोन भी से जी, नहीं था। 2009 से हाँ हाँ, शुरू ही लेकिन हुआ उतना था। नहीं था, 2009 से शुरू ही हुआ था, बहुत ही कम था। तो जब हम उस समय हम लोगों के पास भी, मेरे पास भी मोबाइल नहीं था, हम लोग सामान्य पृष्ठभूमि से आए हुए व्यक्ति हैं, तो उस समय मोबाइल भी हमारे पास नहीं था, पढ़ने वाले लोग थे। लेकिन आर्टिकलशिप में ट्रेनिंग करने जाते थे, बड़े बड़े क्लाइंट के ऑफिस में जाते थे, तो वहां पे सिस्टम रहता था, ऑफिस में सिस्टम रहता था, तो कभी गूगल खोल के देखते थे, अपने क्षेत्र के बारे में पढ़ते थे। उसी समय में हमने मिथिला के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। तो मिथिला के बारे में मैं जब भी सर्च करता था तो एक तो दो, हम उस समय दो, मेरे पास जो दो चीज उस समय उभर के सामने आई थी कि मिथिला का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। मिथिला एक जमाने में जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि उन्नति था, यहाँ पे लोग अमन चैन से रहते थे। और मिथिला के बारे में ये था कि मिथिला के लोग बाहर जाते नहीं थे, इतना मिथिला इतनी समृद्ध थी कि मिथिला के लोग आज से 100 साल 150 साल पहले कहीं बाहर नहीं जाते थे। अगर वो समुद्र पार बाहर गंगा के पार चले भी जाते थे तो बुरा माना जाता था, ऐसे व्यक्ति को सोसाइटी से, समाज से बाहर भी किया जाता था। आप देखेंगे फिजी में या बहुत सारे जगह पे बिहार के लोग बसे हुए हैं, तो उनमें मिथिला के लोग शामिल नहीं है। बिहार के गंगा के उस पार के लोग ज्यादा हैं। वो कहीं और अन्य देश में जाकर उन्होंने वो बसे, वहां पे उस समय वो गुलाम के रूप में ले जाए गए थे, लेकिन मिथिला के लोग नहीं गए, क्योंकि यहाँ पे समृद्धि भी थी और ये माना जाता था कि बाहर जाना अच्छा नहीं होता, यहीं पे लोग गुजर बसर करते थे और अच्छे से रहते थे। और दूसरा एक एस्पेक्ट आ रहा था मिथिला के बारे में, वर्तमान में जो परिस्थितियां थी, जो उस जमाने में भी हम देखते थे कि दरभंगा मधुबनी में लोग जनसाधारण में जाने के लिए लाइन पे लगे हुए हैं, भगदड़ मच जाता था, टिकट नहीं मिलता था। तो इन सब चीजों से बार बार हम लोग आहत होते थे। और हम जब पढ़ते थे तो हमारे दो चार मित्र भी थे, तो हम लोग बैठते थे और आपस में चर्चा करते थे, क्योंकि जो हम लोग 21-22 साल के थे उस समय, और 21 साल 22 साल के समय में आप जानते हैं युवा किस बातों पे चर्चा करते हैं, लेकिन हम लोगों का चर्चा का विषय यही रहता था कि हमारा क्षेत्र जो था एक जमाने में बहुत ही स्वर्णिम काल हमारे लिए था, यहाँ पे पलायन नहीं था, यहाँ पे शिक्षा की कोई कमी नहीं थी। शिक्षा के मामले में तो मिथिला ने कई सारे दर्शन दिए हैं भारत को विश्व गुरु जो है मिथिला ने बनाया था। तो इस पे हम लोग चर्चा करते थे। चर्चा करने के दौरान हम लोगों ने ठाना कि चर्चा करने से अब काम चलने वाला नहीं है, हम लोगों को एक इनिशिएटिव लेना होगा। अब हम लोगों को जमीन पे आना होगा, लोगों को जगाना होगा। तो हम लोगों ने वहां से इनिशिएटिव लिया और संगठन हमने बनाया, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। उससे पहले भी हम लोगों ने एक संगठन बनाया था, मिथिला राज्य निर्माण सेना, 2000 हमने 14 में उसको स्टेब्लिश किया। और फिर हमें राज्य के मुद्दे पे लगा कि राज्य के मुद्दे पे जो है लोग मुखर होके हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, राज्य के मामले में क्या है कि इंडिया का जो परिभाषा है संविधान में, तो इंडिया के बारे में कहा गया है कि इंडिया क्या है, तो इंडिया एक जो है यूनियन ऑफ स्टेट है। जितने भी राज्य है उनका एक समूह जो है भारत है। लेकिन राज्य के बारे में अवधारणा है कि राज्य मांगने में देशद्रोही या बहुत तरह के आरोप लगता। तो हमने देखा कि एक युवा संगठन बनाया जाए जो राज्य की बात नहीं करे बल्कि विकास की बात करे। तो हम लोगों ने 14 से 15 तक राज्य के मामले में काम किया, लेकिन 15 में हम लोगों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा मिथिला स्टूडेंट यूनियन, और इसका मोटो रखा कि क्षेत्र और छात्र के विकास पे हम काम करेंगे। तो इस दौरान मेरी पढ़ाई भी छूट गई थी, लेकिन फिर हमारा संगठन, एक बात से संतुष्टि होती थी कि संगठन हमारा बढ़ रहा है और हम लोगों ने हजारों युवाओं को जोड़ा है। और इसके बाद फिर जब संगठन का प्रचार प्रसार हो गया, संगठन फैल गया, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो मैंने पढ़ाई छोड़ा है उसे भी कंप्लीट करना जरूरी है। फिर मैंने अपना सीए भी कंप्लीट किया, संगठन 1 साल मैंने ब्रेक लिया और कंप्लीट किया। फिर इसके बाद मैं दिल्ली से मिथिला आ गया और अभी मिथिला में रहकर ही मैं अपने संगठन के लिए भी काम कर रहा हूँ, अपना भी काम करता हूँ।
तो दोनों में मैंने सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। तो अभी मतलब तो हम फुल लोगों ने बेसिकली बेसिकली तंजीर जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल वही बोलिए। जो एमएसयू हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने एमएसयू बनाया, एमएसयू के बारे में एक परसेप्शन है। हमारी कई लीडरानों से बात हुई है, तो उनके उनको एक परसेप्शन है कि एमएसयू को कोई कहता है कि आरजेडी फंडिंग करती है, आरजेडी ने बनाया है, कोई कहते हैं कि कांग्रेस ने बनाया है, कई लोग कहते हैं कि कम्युनिस्ट ने बनाया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग दिल्ली में रहते थे, एक सामान्य कमरे में हम 4-5 मित्र हम थे। हमारे एक मित्र हैं रोशन मैथिल जी हैं, नीतीश कर्ण जी हैं, कमलेश जी हैं, राजा रॉय, सब साधारण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए इन व्यक्ति इन थे, एलिगेशंस बैठे पे आगे हम आएंगे। फैसला। मुझे भी काफी चीजें हाँ सुनने हाँ को आई हाँ। है, तो इस पर हम आगे आएंगे। पहले जो निजी जिंदगी पे बात कर रहा था ना, तो अभी आप एक्टिविज्म और अपने प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? क्या एक एक्टिविस्ट फुल टाइम एक्टिविस्ट हो सकता है क्या, या फिर आपको अपना जीविकोपार्जन के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए कुछ और भी करना पड़ता है? शॉर्ट में, संक्षिप्त में बताएं कि कैसे दोनों चीज को मैनेज नहीं नहीं, मैनेज में दिक्कत तो होता ही है ना। मान करें? लीजिए दिक्कत ये होता है कि आप प्रोफेशन पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं जितना फोकस करना चाहिए। लेकिन सोशल आप कहीं सोशल और मेरा प्रोफेशनली आप अभी मन भी सीए नहीं ही हैं? लगता है। अभी प्रोफेशनली हाँ आप हाँ सीए हाँ, हैं? प्रोफेशनली सी है। हम्म, मन भी नहीं। अब क्या है कि आप मेरा मन तो हमेशा रहता है कि एक वायरस जिसे कहा जाता है कि बैठ गया है कि कैसे भी करके मिथिला का विकास करना है, मिथिला को आगे ले जाना है। तो हमेशा जो है उसी पे मैं चिंतित रहता हूँ, उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। लेकिन खाने पीने के लिए भी तो कुछ करना ही पड़ेगा, तो वो भी बैलेंस बना के चलना पड़ता है। अगर आप नहीं उस पे करेंगे तो फिर क्या होता है, एक समस्या ये भी होता है कि मुझे क्यों करना पड़ा कंप्लीट। मैंने तो सोचा था कि यार इतने सीए हैं, इतने डॉक्टर हैं, तो नहीं बनना है हमें इस सब में, सब फेरों में नहीं पड़ना है, हम समाज के लिए काम करेंगे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि मुझे लग गया कि अगर मेरे पास अपना कोई इनकम जनरेशन का सोर्स नहीं रहेगा, अगर मैं खुद के पैसे पे निर्भर नहीं रहूंगा, तो लोग मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं से मुझे लेना पड़ेगा ना, बिना पैसे के तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको अगर मीटिंग करना होगा तो जाना तो पड़ेगा एक दूसरे जगह पे। वहां के जाने के लिए आपको बस का किराया चाहे ट्रेन का किराया चाहिए, या अपना व्हीकल जाएंगे तो उसके लिए किराया चाहिए, किसी से लेना पड़ेगा। और आजकल के जमाने में कोई किसी की ऐसे हेल्प करता भी नहीं है। अगर वो आपको कुछ हेल्प करेगा तो आपसे वो फेवर भी चाहेगा। तो निष्पक्ष तरीके से आप काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने फिर तो आपके जितने सोचा लोग कि जुड़े नहीं। हैं वो क्या सब किसी ना किसी अलग पेशे से जुड़े हैं? जैसे मैं देख रहा था ज्यादातर हाँ इंजीनियर्स ही हैं हम आपके भी एमएसयू में। तो क्या हाँ वो फुल हाँ टाइम हाँ, इंजीनियर भी हमारे हैं और इधर भी काम करते हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे हमारे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं काफी टैलेंटेड लोग हैं। कई इंजीनियर हैं, कई सीएज हैं, कई योगा कंसल्टेंट हैं। तो बहुत पढ़े लिखे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी और जो भी मान लीजिए कुछ लोग काम नहीं करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो फुल टाइम सोशल एक्टिविज्म भी करते हैं, लेकिन उनका भी क्वालिफिकेशन देखेंगे तो काफी क्वालिफाइड है और अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे पास, अभी आपके पास पढ़े लगभग लिखे लोग। कितने मेंबर होंगे? जरा एक नंबर हम बोले, क्योंकि आप लोग क्लेम करते हैं कि सबसे बड़ा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बिहार का है अभी। एटलीस्ट विकिपीडिया में तो यही कहा जा रहा है आपके बारे में। तो कितने, मतलब वो नंबर क्या है, कितने मेंबर्स होंगे अभी, कितने लोग जुड़े होंगे एमएसयू से? देखिए डाटा वाइज अगर देखा जाए हमसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर एक मीडियम पे कितने लोग जुड़े हुए हैं, तो तकरीबन 5 से 6 लाख हमारे पास जुड़े हुए हैं। और नहीं, मैं तो ऑफिशियली अगर मेंबरशिप मेंबर लिए की हुए संख्या हैं की जी, बात कीजिए, मेंबरशिप। मेंबर, हाँ मेंबरशिप की बात करूँ तो हमारे पास 81,000 मेंबर हमारे पास अभी हैं एक्टिव, अच्छा जिन्होंने अच्छा। मेंबरशिप ली है, जिनका डेटाबेस हमारे पास है। तो ये और अगर देखा जाए तो विभिन्न माध्यम से 6 लाख से ऊपर लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और ये इलाका कहाँ कहाँ होगा? मतलब बिहार, पूरे बिहार से हैं या मिथिला के कुछ जिलों से हैं, या फिर पूरे मिथिला से हैं? किन किन जिलों से ज्यादातर आपकी मेंबरशिप बेस नहीं, कहाँ? मिथिला के हर एक जिले से। हमारा दिल्ली में भी हमारी बहुत ही मजबूत टीम है, मुंबई में है, चंडीगढ़ में है, कोलकाता में है। और मिथिला के हर एक जिले से, जैसे दरभंगा है, मधुबनी है, सीतामढ़ी है, समस्तीपुर है, मुजफ्फरपुर है, सहरसा है, सुपौल है, मधेपुरा है, पूर्णिया है, कटिहार है, भागलपुर, इवन भागलपुर से भी कई सारे हमारे साथी जुड़े हुए हैं। तो हर एक जिले से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। कितने जिलों को अभी आप मिथिला में इंक्लूड करते हैं? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि हम और नॉर्थ कई नॉर्थ पार्टीशन हो गया है, जैसे सीमांचल एक हो गया है, एक कोसी क्षेत्र हो गया है। तो आप मिथिला में कितने कितने जिलों को मानते हैं? कौन कौन से देखिए, जिलों को मानते मेरा ये मानना है हैं? कि एक दो शब्द है। एक हम्म, है, आप सुनते होंगे मीडिया में, दो शब्द है, एक मिथिला और एक मिथिलांचल। हम्म, मिथिला और मिथिलांचल, तो लोगों को लगता है कि मिथिला और मिथिलांचल दोनों एक ही बात है, हम्म, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। मिथिलांचल का मतलब ये हो गया दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। जब हम अच्छा, मिथिलांचल की बात करते हैं तो सिर्फ तीन दरभंगा, जिला? मधुबनी, समस्तीपुर, 3 जिलों की बात, हम्म, 3 जिला। लेकिन जब हम मिथिला की बात करते हैं, जब हम मिथिला की बात करते हैं तो पूरा नॉर्थ बिहार मिथिला में आ जाता है।
आप जिसे सीमांचल कह रहे हैं वो भी मिथिला में आता है, जिसे कोसी क्षेत्र हम कहते हैं वो भी मिथिला में आता है, बज्जिका क्षेत्र भी मिथिला में आता है, अंगिका क्षेत्र भी मिथिला में आता है। जैसे आज बिहार है मतलब तो हम आप बिहार के नाम से लैंग्वेस्टिकली कह जानते रहे हैं, हैं। लैंग्वेज के हिसाब से कह रहे हैं? हाँ, बिहार को जैसे हम बिहार में, नहीं, बिहार को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नहीं, बिहार लैंग्वेज को के हम 3 हिसाब पार्ट से में भी अगर डिवाइड आप करते देखें हैं। तो कटिहार के हम्म। आते आते ही आपको मैथिली बोलने वाले लोग कम मिलेंगे, तो आप लैंग्वेज के आधार पर भी कैसे कटिहार पूर्णिया को इंक्लूड कर देंगे, या नहीं नहीं, देखिए किशनगंज क्या अररिया है को कि इंक्लूड आप कर तो देंगे? कहा नहीं, आप देखेंगे जब लैंग्वेज की बात आते हैं टोन में अंतर है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हम हिंदी की बात करें हम्म, तो आप बिहार की हिंदी है, कनी घुसकी हमको बैठना हम्म, है कि नहीं? हम्म, यही ना, बिहार के लोग जो हम्म, है मान लीजिए गांव घर में कहीं भी कनी घुसकी हमको बैठना है, तो आधा हम्म, क्या है, मैथिली है, आधा हिंदी है, यही टोन है हमारा। हम्म, आप बंगाल में जाइए, बंगाल के लोग जो हिंदी बोलते हैं उसका टोन अलग हम्म, है कि नहीं? मुंबई के लोग हिंदी बोलते हैं उसका टोन अलग है। फिर हम्म, हरियाणा में जाइए, वहां पे टोन अलग है, पंजाब का टोन अलग है, दिल्ली का टोन अलग है। तो क्या हम उसको हिंदी नहीं मानेंगे? सब तो हिंदी ही है। पंजाब में जो हिंदी बोला जाता है, महाराष्ट्र में, तो यही मेरा कहना है कि टोन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो उसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो मैथिली नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भाषा विशेषज्ञ हैं, जो भाषा की, मैं कोई भाषा विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक साधारण इंसान की तरह मैंने एग्जाम्पल दिया है कि थोड़ा बहुत टोन में अंतर होने से आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि आप अंगिका बज्जिका जो भी कहें, जो डायलेक्ट है मैथिली की। हम्म, हमारे दरभंगा में हम बता रहे हैं, दरभंगा में एक परसेप्शन क्या बना हुआ है कि छी छा जो बोलते हैं वही मैथिली है। अरे मेरा गांव है जहाँ पे, वहां पे 5 तरह की मैथिली बोलने वाले लोग हैं। कोई काहे कुहे करके बोलते हैं, कोई छी छा छे करके बोलते हैं, तो 5 तरह के लोग बोलते हैं। 5 जाति है, 5 अलग अलग तरह के टोन में बात करते हैं। तो एक गलत परसेप्शन फैलाया गया है, एक डर है। देखिए क्या है कि मिथिला के लोगों के, मिथिला को बांटने की एक साजिश है, लोगों को डर है। अभी आप देखें 30 साल से बिहार में किसका शासन है? गंगा के उस पार से नीतीश जी आते हैं, लालू जी आते हैं, 30 साल से उनका शासन है। एक डर है कि अगर ये लोग लैंग्वेज के नाम पे या रीजन के नाम पे गंगा के इस पार वाले अगर एक हो गए तो सीट तो यहीं पे है ज्यादा ना। ये कभी पटना में जो है किसी और का शासन नहीं चलने देंगे। जो हमारा देखो, शोषण हो लेकिन रहा है सरकार में बंद सहयोग हो तो जाएगा। मिथिला का रहता ही है। स्पेशली अगर आप मिथिलांचल की बात करें तो एनडीए की तरफ ही ज्यादातर हमेशा वोटिंग पैटर्न रहा है कि एनडीए के ही ज्यादातर एमएलए और एमपीज भी एनडीए के ही होते हैं, तीनों ही। अगर एमपी की बात करें तो आपका समस्तीपुर, मधुबनी और दरभंगा तीनों ही से एनडीए के ही। तो सपोर्ट तो सरकार में रहा ही है, भले ही आप टॉप तक मिथिला के लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन मिथिला के बिना सरकार तो नहीं बनती है। मिथिला लोग के लोग चाह रहे हैं कि नीतीश जी और लालू जी की सरकार रहे। कभी लालू जी कभी नीतीश जी, तो रह रही है उनकी सरकार। नहीं, देखिए कुछ हद तक सही भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा मिथिला के लोगों ने एनडीए को ही सपोर्ट किया है। आप देखेंगे तो कुछ साल पहले जाएंगे तो खुले दिल से जो है लोगों ने लालू जी को भी जिताया है मिथिला तो से। वही वही मैं कह रहा था कि और जब नीतीश, जिसकी सरकार हाँ, रही, मतलब रहे, तो मतलब लोगों का समर्थन तो रहा ही है। ऐसा नहीं कि वोटिंग पैटर्न इधर का अलग है और उधर का अलग है। सबसे बड़ी बात क्या है कि मिथिला में, आपकी बात सही है, मिथिला में क्या कर दिया गया है, मिथिला में एक जो है राष्ट्रवाद का एक जहर घोला गया है, या कहें हिंदू मुस्लिम की राजनीति की गई है। जी। और मिथिला के लोगों को ये एहसास नहीं है, या मिथिला के लोगों को ये एहसास दिला दिया गया है कि आपके लिए हम जो कर रहे हैं वही बहुत है। आप देखेंगे 50-60 साल पहले जाए तो मिथिला इतना विकसित था कि बिहार में अगर मान लीजिए 16 पैसा रेवेन्यू आता था, 10 से 12 पैसा मिथिला से आता था। लेकिन आज ये देखेंगे रेवेन्यू के मामले में तो मिथिला कमजोर है। मैं पर कैपिटा इनकम की बात करता हूं, तो पर कैपिटा इनकम में एक जमाने में क्या था कि मैं एक बुक का रेफरेंस भी देना चाहूंगा, जितने भी श्रोता हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे मिथिला के ही एक पत्रकार है, पूर्णिया से आते हैं, पुष्प मित्र जी आते हैं, उनका एक बुक है रुक्तापुर। तो आप रुक्तापुर पढ़ें, उसमें पता चल जाएगा कि मिथिला के साथ क्या भेदभाव हो रहा है। पूरे बिहार की बात है, लेकिन मिथिला पर विशेष ध्यान दिया गया है। चूंकि मिथिला के पत्रकार है, मिथिला के बारे में उन्होंने दिखाया है कि एक जमाने में आजादी से पहले शिवहर और पटना के बीच में जो पर कैपिटा इनकम था, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। उस समय अगर शिवहर, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन पर कैपिटा इनकम अगर शिवहर के लोगों का 2000 था तो पटना के लोगों का 3 या 4000 था। लेकिन आज जो है शिवहर के लोगों का पर कैपिटा इनकम लगभग 6 के अराउंड में है, और पटना 1.5 लाख से ऊपर पहुंच गया है। तो 50-60 सालों में मिथिला के साथ क्या हुआ है, इस आंकड़े से आपको पता चल जाएगा कि मिथिला के साथ कहीं ना कहीं क्या हुआ है कि हमारे पैसे से, हमारे रेवेन्यू से, हमारे रिसोर्स से बिहार के अन्य भागों को विकसित किया गया। हम इसके विरोध में नहीं है,
पटना का भी विकास हो, गया का भी विकास हो, नालंदा का विकास हो, लेकिन हमारे पैसों पे हमारे अधिकार को छीनकर उनका विकास करना कहीं भी उचित नहीं होगा। तो मिथिला के लोगों को पलायन करने पे मजबूर कर दिया गया है, और अब जो मिथिला के लोगों को कुछ भी मिल रहा है, एम्स मिल रहा है, एयरपोर्ट मिल रहा है, कुछ भी प्रॉमिस कर देते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, तो मिथिला के लोगों को लगता है कि अरे ये सरकार हमारे लिए बहुत कर रही है। जैसे जो पलायन। हाँ, मिथिला कहिए। रीजन को मैं इसलिए डिफाइन कर रहा था, उन चीजों पे हम आएंगे आगे, क्योंकि इसलिए मैं यहीं पे कट कर रहा हूँ। इसलिए हाँ मैं हाँ। डिफाइन कर रहा था, आप जो कह रहे हैं जो बातें कि मिथिला का विकास होगा और लोगों को बांट कर चीजें उधर ले जाई जा रही है, लेकिन जो पूर्णिया में एक पैरेलली एक संगठन, अभी कुछ एक नाम नहीं है बल्कि एक यंग आप ही की तरह स्टूडेंट लीडर्स हैं, उनकी ये शिकायत आप लोगों से रहती है कि आप लोग मिथिला के नाम पे हर एक चीज दरभंगा में ले जाना चाहते हैं। एम्स दरभंगा में ले जाना है, एयरपोर्ट सबसे पहले दरभंगा में बनना है, और भी कोई नया प्रोजेक्ट आएगा आप उसको मिथिला के नाम पे पूरे मिथिला का समर्थन लेते हैं और ले जाकर दरभंगा में रख देते हैं। उनका ये भी कहना होता है कि आप पूर्णिया एयरपोर्ट पे समर्थन नहीं कर रहे हैं। एम्स अगर दरभंगा में बनना था तो एम्स क्या इधर पूर्णिया के लोग या मधेपुरा के इधर कटिहार के लोग क्या डिजर्व नहीं करते हैं? तो ये चीज आप हर एक चीज दरभंगा में ही क्यों ले जाना चाहते हैं, या एमएसयू नहीं क्यों नहीं, ले जाना ये चाहते हैं? कहीं से भी नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसी बात नहीं है। हम्म, जैसे आप एयरपोर्ट की बात करेंगे, हम्म, तो एयरपोर्ट में जैसे कई लोग आरोप लगाते हैं कि दरभंगा पे या दरभंगा वाली, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 2011-12 से मैं सोशली एक्टिव हूँ, जिस समय सोशल मीडिया उतना था भी नहीं। हम्म, तो दरभंगा एयरपोर्ट की मांग आज से नहीं है, बिहार में किसी भी एयरपोर्ट की मांग नहीं हो रही 2012 में, सोशल मीडिया पे मैं बता रहा हूँ। हम्म, तो एकमात्र दरभंगा एयरपोर्ट से मांग हो रहा था कि दरभंगा एयरपोर्ट को शुरू किया जाए। और दरभंगा एयरपोर्ट ऐसा नहीं है कि अचानक से चालू हो गया है। दरभंगा एयरपोर्ट पे एक स्प्रिट एयरलाइंस करके थी, हम्म, उसने जो है 2013-14 में अपनी सर्विसेज शुरू की थी, लेकिन वो विफल रहा था। 5-6 सीटर था तो सफल नहीं रहा था, और कहीं भी एयरलाइन सर्विस शुरू नहीं हुआ था। दरभंगा में एक पोटेंशियल था, दरभंगा के लोग मांग रहे थे। समझिए, पूर्णिया के साथ क्या समस्या है। मैं पूर्णिया एयरपोर्ट के नाम से ट्रेंड हुआ था, हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ट्रेंड भी करवाया था। ये गलत आरोप है, हम्म, और हमारे संगठन के लोग भी वहां पे एक्टिव है। मेरा ये मानना है, मैंने संगठन के लोगों से भी कहा, हाँ मैं इसमें ये कहता हूँ कि हमारे पास इतना रिसोर्स नहीं है, हम पूर्णिया के लिए उतना हम नहीं कर पा रहे हैं। हम्म, अगर हमारे पास रिसोर्स होगा और हम कोशिश करेंगे तो हम लोग पूर्णिया के लिए करेंगे। हमारे मन में है कि पूर्णिया सहरसा में 5-6 महीना जाके वहां पे रहें, लेकिन कुछ अपनी जिम्मेवारियां भी है और उतना रिसोर्स नहीं है, हम लोग नहीं जा पाते हैं, लेकिन भविष्य में हम जाएंगे। मेरा ये मानना है कि अगर हमको पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू करवाना है, हम्म, मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट चालू करवाना है, हम्म। भागलपुर में एयरपोर्ट चालू करवाना है, तो दरभंगा के लोग समर्थन करेंगे उस मांग के लिए। हमारे पास जो स्ट्रेंथ है हम उसका उपयोग करेंगे। नहीं, ये लेकिन लड़ाई पूर्णिया कई बार। की जो जनता है, पूर्णिया जी, आप पहले कंप्लीट कर अरे लीजिए पूर्णिया के लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। नहीं, होता क्या है भागलपुर कि के लोगों को आना पड़ेगा। कई बार लोग तो आते हैं, ये लड़ाई आमने सामने की हो जाती है। जैसे रिसेंट नहीं उपराजधानी की एक बात हुई, तो उपराजधानी को लेकर एक गुट कह रहा है कि पूर्णिया में होना चाहिए, दूसरा गुट कह रहा है दरभंगा में उपराजधानी होना चाहिए कि हाई कोर्ट का नहीं नहीं, बेंच भी नहीं लगे और तमाम चीजें हो वहां पे। तो इसको लेकर ऐसी क्या एक राय नहीं बन सकती है कि एम्स और एयरपोर्ट वहां हुआ तो कुछ चीजें यहाँ भी हो जाए? इस तरह की क्या एक आम राय नहीं नहीं नहीं, बन सकती? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, उपराजधानी दरभंगा राजधानी या पूर्णिया राजधानी की बात है, तो ये दरभंगा के लिए राजधानी की मांग जो है मैंने ही उठाया था। सबसे फर्स्ट दरभंगा को उपराजधानी बनाया जाए, मैंने ही इसका मांग उठाया था, कैपिटल दरभंगा। तो मैंने आज से 6-7 महीने कहा था कि कैपिटल दरभंगा बनाया जाए। तो और मैंने 2 स्टैंड रखा था, कैपिटल दरभंगा बनाया जाए, और हमने पूर्णिया के लोगों से कोऑर्डिनेट किया था कि आप पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। इधर हम कैपिटल दरभंगा, पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन क्या हुआ कि फिर कुछ लोगों ने अचानक से जो है, ट्विटर पे हम लोग उतने एक्टिव उस समय नहीं थे, फिर वही जो हमने डाटा दिया कि राजधानी दरभंगा के लिए ये है, वही चीजें कॉपी करके फिर करना शुरू कर दिया। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि आपस में जो है विवाद हो रहा है, तो हम लोगों ने भी जो इस मांग को ज्यादा कंटिन्यू नहीं किया। तो ये जो है पूर्णिया के लिए जो मांग शुरू किया गया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई औचित्य नहीं था। इसलिए मैं नहीं कह रहा कि पूर्णिया डिजर्व नहीं करता है, इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग आपस में मिल बैठ के दरभंगा, पहले पूर्णिया एयरपोर्ट पे लड़ाई लड़ते हैं, उसके बाद फैसला करते हैं अगर पूर्णिया को राजधानी ही बनाना, उपराजधानी बनाना है, बिल्कुल साथ है, मिल बैठ के एक लड़ाई हम लड़ लेते हैं, उसके बाद करेंगे। और लड़ने से तो कुछ नहीं होने वाला है, सरकार तो चाहेगी ना। जैसे ही पूर्णिया में मांग होना शुरू हो गया,
मुझे मालूम भी नहीं था, जो पूर्णिया में जिन्होंने शुरू किया, मैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन में भी था, अचानक से मांग उठा दिया गया। और जबकि ये फैसला हुआ था कि हम एयरपोर्ट की बात करेंगे, और पूर्णिया एयरपोर्ट का काम अटका हुआ है। और जैसे एयरपोर्ट की बात हो रही है, क्या कहा कि सरकार ने हम लोगों के साथ इतना जो है, हम लोगों के साथ जो है भेदभाव किया है कि हमको जो मिल रहा है उसी को हम समझ रहे हैं कि बहुत कुछ। अरे यूपी में 5 एयरपोर्ट बना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है 5। बिहार में कितना है? 3 है ना। क्षेत्रफल में जनसंख्या के हिसाब से यूपी से हम क्या है, बहुत ज्यादा तो नहीं, कम तो नहीं है, कुछ ही मामले में कम है ना। 16 करोड़ है वहां पे, तो 12 करोड़ तो यहाँ भी है। तो 5 वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर बनाया है, तो उधर बिहार भी तो कम से कम 4 डिजर्व करता है ना भाई। तो 1-2 एयरपोर्ट तो और बिहार में बनना चाहिए ना। दरभंगा से एक परसेप्शन फैलाया जा रहा है, दरभंगा को ये मिला, दरभंगा को वो मिला। मैं ये कहता हूं कि दरभंगा को मिला एम्स, दरभंगा को मिला एयरपोर्ट, इसलिए दरभंगा को मिला क्योंकि दरभंगा के पास, क्यों मिला ये भी मैं रीजन बताऊं। दरभंगा के पास, दरभंगा महाराज ने बहुत बड़ा एयरफील्ड बना के रख दिया था, इसलिए दरभंगा को एयरपोर्ट मिल गया। कुछ करना नहीं पड़ा, एयर बना ही हुआ था एयरपोर्ट वहां पे, बस सरकार को 2 करोड़ 3 करोड़ खर्चा सरकार ने किया, एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया। दरभंगा को एम्स इसलिए मिला क्योंकि प्राइम लैंड, आपको कहीं भी बिहार में चले जाइए, आपको मालूम है कटिहार से स्किल यूनिवर्सिटी छीन लिया गया। क्यों? क्योंकि जमीन नहीं था वहां पे, जमीन नहीं मिला। लेकिन कटिहार से एक भी एम्स के आवाज लिए नहीं तो कई उठा। जगह लोकेट हुआ था, एम्स के लिए जमीन नहीं नहीं किशनगंज में भी नहीं, लोकेट हुआ था। तंजील जी एक बात है। देखिए एम्स के लिए, एम्स में क्या होता है कि आप कहीं भी एम्स के लिए जमीन लोकेट कर देंगे, एम्स कहीं भी नहीं बनता, प्राइम लैंड चाहिए एम्स के लिए। और ये एक बात आप मानिए या नहीं मानिए, हमारे मिथिला के लोगों को मानना पड़ेगा कि जब पटना में प्राइम लैंड एक्वायर करने की बात होती है, तो बिहार सरकार हजारों करोड़ रुपया खर्च करके एक्वायर कर लेती है। लेकिन जब मिथिला की बात आती है, अगर कोई भागलपुर में कोई प्रोजेक्ट आए और भागलपुर शहर में अगर 200 एकड़ जमीन एक्वायर करना पड़े, तो बिहार सरकार पैसा खर्च करना नहीं चाहती है। दरभंगा में अगर 200 एकड़ जमीन एक्वायर करना पड़े प्राइम लैंड, तो बिहार सरकार खर्चा नहीं करती है। बिहार सरकार दरभंगा में जो प्रोजेक्ट ला रही है, 1 रुपया जमीन पे खर्चा नहीं करती है। दरभंगा महाराज ने जमीन दिया हुआ है, जमीन पड़ा हुआ है प्राइम लैंड, उसी पे सब काम करती तो है, बस चाहे स्किल यूनिवर्सिटी हो, कुल मिला चाहे के जो आईटीआई हो। आपके आपके क्रिटिक्स हैं, जो उनका कहना है कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन का रीनेम होना चाहिए और वो दरभंगा स्टूडेंट यूनियन हो जाना चाहिए। काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन पूरी मिथिला के लिए नहीं कर रहे। क्या आप इससे एग्री करते हैं? नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। हम बार बार मैं कह रहा हूं कि हम लोगों का एजेंडा है मिथिला डेवलपमेंट बोर्ड, आप देखिए उसमें हमारा एजेंडा है कि पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर तीनों में एयरपोर्ट हो। लेकिन समस्या क्या है, मैं समस्या की जड़ में बता रहा हूँ। दरभंगा को एम्स मिला, मिल गया, चलिए ठीक है। हमको अब ये प्रयास करना चाहिए मिथिला के लोगों को, दरभंगा को एम्स मिल गया, मिल गया, दरभंगा एम्स का निर्माण जल्दी हो जाए और बिहार में एक तीसरा एम्स बने। बिहार 2 एम्स डिजर्व नहीं करता है, बिहार में 3-4 एम्स बनना चाहिए। एक एम्स पूर्णिया में बनना चाहिए, एक एम्स भागलपुर में बनना चाहिए। बिहार डिजर्व करता है, पूर्णिया एक एयरपोर्ट डिजर्व करता है, भागलपुर में भी एयरपोर्ट होना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग दरभंगा को मिल गया है, दरभंगा को मिल गया है, दरभंगा को मिल गया है, ये करने में लगे रहते हैं। ये नहीं करते हैं कि दरभंगा को मिल गया कोई बात नहीं है, हमको पूर्णिया को भी चाहिए। हाँ, पूर्णिया को भी चाहिए। इसमें कैसे दरभंगा के लोग सहयोग करेंगे, कैसे मिथिला स्टूडेंट यूनियन सहयोग लेना है, इस पे हमें काम करना होगा। हम लोग पूरे सहयोग के लिए तैयार हैं। हमारा कहना है, हमने अपने पूर्णिया अध्यक्ष जो अविनाश जी, उनको कई बार कहा है कि आप पूर्णिया के सड़कों पे उतरिए। दरभंगा एयरपोर्ट ऐसे नहीं बना, हम सड़कों पे हमने आंदोलन किया है, पोस्टर चिपकाया है रात में जाकर। 2014-15 में खुद मैं पोस्टर चिपकाता था कि दरभंगा एयरपोर्ट बनना चाहिए, दरभंगा में आईटी पार्क बनना चाहिए। तो पूर्णिया के लोगों को जगाना होगा। जब तक जन आंदोलन नहीं बनाएंगे तब तक बिहार सरकार नहीं देगी हमें। आज दरभंगा एयरपोर्ट इसलिए नहीं बना है क्योंकि बिहार सरकार चाहती, जन आंदोलन बन गया, लोगों ने दबाव देना शुरू कर दिया, दरभंगा एयरपोर्ट बनाइए। पूर्णिया के केस में ये नहीं बन हो रहा है। पूर्णिया में कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि जनता में अभी भी जो है उतना जागरूकता नहीं है, जनता उतनी मुखर होकर मांग नहीं कर रही। तो इसके लिए जरूरी ये है कि पूर्णिया के जितने भी सामाजिक संगठन है, स्थानीय लोग हैं, वो सड़क पे उतरे। और अगर पूर्णिया के जितने भी स्थानीय लोग हैं, हमारे संगठन के लोग हैं, वो प्लान बनाए, हम लोगों को बुलाए, बोले कि आप लोग आइए, और नहीं आए तब हमें कहे। हम लोग तो आएंगे, मैं तो पूर्णिया गया भी था। पूर्णिया में हम लोग चाहते भी आंदोलन करना, लेकिन हमारी भी एक कैपेसिटी, हमारे पास हमारे पास ना तो कोई करोड़पति हमें फंडिंग करते हैं, ना ही किसी बड़े नेता का हम पे आशीर्वाद है। हमारे पास एक एक रुपया हमको अपने जेब से खर्चा करना पड़ता है। लोगों को समझना होगा कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन 1000, 200, 500 रुपया मांग के जो है संगठन हम लोग चलाते हैं, तो एक लिमिटेशन हमारे पास है। लेकिन अगर स्थानीय लोग अगर मुखर होकर आते हैं हमारे साथ, तो हम करेंगे। मैं खुद प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन रहूंगा पूर्णिया में, और हमारे पास तजुर्बा है कैसे हासिल किया जाता है एयरपोर्ट।
हम 6 महीने के अंदर में पूर्णिया एयरपोर्ट पे भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं और सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि उसे शुरू किया जाए। और एक एलिगेशन पे बात करेंगे, उसके बाद जो आप लोगों के द्वारा काम किया जा रहा है उस पर डिटेल में बात करेंगे। एक एलिगेशन जो और आप लोगों पे लगता है कि आपके पूरे संगठन में एक अपर कास्ट के लोग भरे हुए हैं, तो एक लोग बाहर से देखने वाले ये मानते हैं कि आपका पूरा संगठन एक ब्राह्मणवादी सोच वाला संगठन है, जिसमें बाहर दूसरी जाति के लोगों को या दूसरे रिलीजन के लोगों को जगह नहीं मिलती। इस पर इसकी क्या नहीं 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 ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए, मिथिला मैथिली कभी मजबूत ना हो, आगे ना हो, उसके लिए एक भ्रम फैलाया जाता है कि मैथिली ब्राह्मणों की भाषा है। मिथिला के लोग किसी मिथिला में ब्राह्मण या कुछ एक कर्ण कयास जो 2-4 जाति है, मैं खुलेआम स्वीकार कर रहा हूँ, इन लोगों का जो है ये जागीरदारी है। कुछ ऐसा एक भ्रम फैलाया जाता है कि अगर मिथिला राज्य बना या मिथिला विकसित हुआ तो ब्राह्मणों का राज आ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि मिथिला मैथिली के नाम पे लोग अच्छा, इकट्ठा अभी ना हो, अगर क्योंकि मिथिला आपके वाले। जो कोर स्ट्रक्चर है उसमें क्या, हाँ उसमें जो हाँ मतलब क्या पूरा एक कास्ट बैलेंस है, अगर हम इस तरीके से बात करें, क्या एक मतलब पूरा एक कह सकते हैं कि हर तरह के, एक अगर बगीचा है तो उसमें हर तरह के फूल हैं क्या आपके बगीचे में एमएसयू के अंदर, हाँ या हाँ हाँ, सिर्फ एक हमारे पास पर्टिकुलर हमारे कास्ट के? राष्ट्रीय हम नहीं नहीं, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 14 मेंबर हैं और हर एक कास्ट के लोग हैं इसमें। हमारे उपाध्यक्ष जो है तमसील अहमद जी हैं और बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, बिस्पी से हैं। उनका बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड, उनकी फैमिली भी बहुत मजबूत है। और तमसील जी काफी हैदराबाद में काफी लोगों को जोड़ जोड़ के उन्होंने रखा। बिस्पी में उन्होंने काफी हमारे संगठन को मजबूत किया है। जिस तरह से कीर्ति मंडल जी हैं, इसी तरह से सुजीत यादव जी हैं। तो हमारे संगठन में जो है कई सारे ऐसे लोग हैं जो अदर, अब जो हम कास्ट की बात करते नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे संगठन की एक ये खूबी है कि हम किसी के साथ हम काम करते हैं, लड़के के साथ काम करते हैं और 5-6 साल के बाद हमको पता चला कि ये किस कास्ट के हैं, हम लोग कास्ट पूछते ही नहीं है। और आजकल एक फैशन चला है कि आप टाइटल रखते नहीं है, लोग कुमार रख लेते हैं या कुछ और लगा लेते हैं, तो आप कास्ट पता भी नहीं कर सकते हैं। आपके मान लो झा लगा हुआ है, मंडल लगा हुआ है, राम लगा मैथिल हुआ है, भी यादव लगा हुआ है, मैथिल भी तो उसी तरफ तो कोशिश पता चल है, जाता है। मैथिल का हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, बिना मैथिल तो नहीं 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 नहीं, मैथिल तो हमने इसलिए लगाया कि अभी बहुत सारे लोग लगाना शुरू कर दिया, बहुत सारे लोगों ने। मेरा तो टाइटल ऐसा है कि मेरी जात आप पकड़ नहीं सकते। मेरा वही टाइटल जो वही है मैं कह रहा चौधरी था है। कि जात को चौधरी तो छुपाने के लिए क्या मैथिल नहीं नहीं नहीं, का ही चलन आप में ये है? बताइए, चौधरी से आप नहीं, जात की आप बात करते हैं, चौधरी आप बताइए, चौधरी कौन से जात में नहीं, नहीं है? चौधरी तो खैर चौधरी ब्राह्मण भी है, चौधरी मुस्लिम भी है, हाँ चौधरी तो हाँ हाँ हाँ, जमींदारी चौधरी हाँ चौधरी, जमींदारी से जुड़ा हाँ एक तो वो चौधरी है। मेरा टाइटल है ना, मेरा चौधरी टाइटल मैं क्यों छुपाऊंगा? हम्म, चौधरी मेरा जो है पूरा अनूप कुमार चौधरी मेरा नाम हुआ, मैं अनूप मैथिल लिखता हूँ। अगर अच्छा। मैं चौधरी भी लिखूं तो मेरा कोई कास्ट नहीं नहीं, आइडेंटिफाई नहीं वो कर मैं सकता उसको है। बड़ा भला मैंने नहीं ये कह रहा नहीं हूँ, बस मेरा मैं ये कह रहा हूँ कि मैथिल क्या हाँ उस तरफ नहीं एक नहीं, ऐसी कोशिश कोई है बात नहीं है। कि कोशिश है कि मैंने मिथिलावादी की मैथिल भावना को आगे रखा जाए? नहीं नहीं नहीं, ये देखिए, मैंने 2013 में अपना नाम मैथिल मैंने नाम लगाया। मेरी ये कोशिश थी कि 2012-13 में मिथिला आंदोलन एक ट्रेडिशनल तरीके से होता था। हमारे 10 लोग बैठते थे कहीं पे, मिथिला मैथिली पे चर्चा करते थे। हमारा ये विजन था कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको फैलाएं। उस जमाने में ये भी था कि मिथिला की बात भी करते थे तो बहुत गाली सुनना पड़ता था। लोग कहते थे आ गए, ये हो गया वो हो गया, लोग नहीं थे उसमें मिथिला की बात करने वाले। तो मैंने अपने नाम में मैथिल इसलिए लगाया कि लोग इसी बहाने मिथिला को पहचाने। अच्छा। मेरा ये मकसद था। लेकिन मैंने देखा कि ये मेरा जो सोच था, ये कारगर रहा और कई लोगों ने फिर मैथिल लगाना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने हमेशा इसको अपना मैथिल नाम रख दिया। लोग क्यूरियोसिटी में पूछते हैं कि मैथिल का मतलब क्या है, तो हमको बताने में भी अच्छा लगता है और मिथिला के बारे में जानकारी भी फैलती है। और ऐसा कुछ नहीं है, कास्ट वाली बात नहीं है, पूरा बैलेंस्ड है। अब समस्या लोगों को, कई सारे लोग नहीं चाहते हैं कि मिथिला के लोग एक हो, कोई कास्टिज्म नहीं है। और दूसरी बात, आप देखेंगे कास्ट की बात करेंगे तो कास्ट कब होता है हमारे पास? ना तो हमारे लोग विधानसभा में जा रहे हैं। आप कहीं भी कोई पार्टी कैसे बैलेंस बना के चलती है, जैसे बीजेपी है या कांग्रेस हो, वो आप देखते हैं कि कितने लोगों को उन्होंने टिकट दिया, कितने लोग किस कास्ट के गए, ऐसे आप आइडेंटिफाई करते हैं। हमें तो मौका ही नहीं मिला है। और ये भी मैं कह देता हूँ कि अगर हम लोगों को कभी मौका मिला, हमारे लोग गए, तो ये जो आरोप लगा रहे हैं उन लोगों को उस समय जवाब मिल जाएगा। कितने लोग जाते हैं, हमारे जो भी हैं लड़के जो हैं, आप कह रहे हैं जिस कास्ट की बात कर रहे हैं, उनको मालूम है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं हम आगे नहीं जाएंगे, आगे वही जाएंगे हमारे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता है, जनता उन्हीं को चुनेगी जिनकी बहुमत। लेकिन हम लोग तो इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि हमारा ये मन है कि मिथिला अगर विकसित हो, मिथिला का विकास होगा तो सबको फायदा होगा। हम तो लोगों ये को यहाँ क्या पे मतलब जो है कोई रहेंगे तो रोजगार मिलेगा। उसी तरफ मैं जाऊंगा, कोई पॉलिटिकल एम्बिशन आप लोगों का है, या आपके ऑर्गेनाइजेशन से किसी ने अब तक चुनाव लड़ा है? किसी भी पार्टी से हो, मतलब देखिए आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई मेंबर क्या अब तक चुनाव लड़ा है?
हमारी जहाँ तक पार्टी, जितने भी हमारे यूथ साथी हैं, सब 21 से 28 साल की उम्र में हैं। कोई 19 साल के भी हैं। जो बहुत सीनियर हैं वो 25, 26, 27, 28 में हैं, ऐसी एज में हैं। तो अभी तक किसी ने चुनाव नहीं लड़ा है, ये फैक्ट है। हाँ, लेकिन इस बार ये है कि हम लोगों ने बहुत सारा संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद हमने एक चीज़ देखा है कि अगर आपको परिवर्तन करना है और आपको चेंज लाना है, तो आपको सत्ता के अंदर जाना होगा। जब तक आप नहीं जाएँगे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आप जब तक नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप हल्ला करते रह जाएँगे। हम लोगों का मन है कि डीएमसीएस ठीक हो, हमारा मन है कि पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो, हमारा मन है कि सहरसा में ओवरब्रिज की माँग हम कई दिनों से देखते हैं, कई सालों से देख रहे हैं। एक ओवरब्रिज, मैं पटना आया हूँ इन दिनों, पटना में देखा ओवरब्रिज पे ओवरब्रिज बन रहा है। ना तो सरकार के पास फंड की कमी है, ना ही जमीन की कमी है। लेकिन सहरसा के लोग पिछले 10 साल से एक ओवरब्रिज मांग रहे हैं। सरकार के पास ना तो उसके लिए फंड है, ना ही जमीन है। दरभंगा, मधुबनी के लोग ओवरब्रिज मांगते हैं, पूर्णिया के लोग ओवरब्रिज मांगते हैं, बेगूसराय के लोग मांगते हैं, तो उनके लिए सरकार के पास ना तो फंड है, ना ही विजन है, ना ही पैसा है। लेकिन पटना में सरकार ओवरब्रिज पे ओवरब्रिज बना रही है, फंड भी है बहुत। तो हम चाहते हैं कि ये जो विषमता है, क्षेत्रीय विषमता है, वो दूर हो। इसके लिए देखिए, कहीं भी मुझे ऐसा लगता है कि जो पढ़े लिखे नौजवान अगर जाएँगे, पावर में जाएँगे, सत्ता में जाएँगे, तो कुछ करेंगे अपने क्षेत्र के लिए। अभी जो जा रहे हैं, कर रहे हैं। उनको तो ये भी नहीं मालूम है कि क्या होता है, क्या नहीं है, क्या समस्या है, क्या विज़न है, कैसे रोज़गार देंगे, ये भी उनको नहीं मालूम है। मतलब मुझे लगता फ्यूचर है में कि आप पढ़े लिखे लोग लोग जाएँ। चुनाव लड़ सकते हैं, आपके जो आपकी टीम है उसमें से लोग चुनाव लड़ सकते हैं या लड़ेंगे, नहीं, ऐसा प्लान है? हमारे टीम के लोग चुनाव में हमारे जितने भी ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं, चूँकि मुखिया चुनाव एक नॉन पॉलिटिकल चुनाव है, हमारे टीम के लोग लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। भविष्य में ऐसा होगा, जैसे हम परिस्थितियाँ देख रही है कि हमारी माँगें नहीं मानी जा रही है, जायज़ माँगें नहीं मानी जा रही है। और हम जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को कहते भी हैं कि आप आवाज़ उठाइए, क्षेत्रीय जो विषमता है उसको दूर करने के लिए आवाज़ उठाइए, चीनी मिल चालू करने के लिए आवाज़ उठाइए। ये बताइए, एशिया का सबसे बड़ा शुगर मिल बनमक्खी शुगर मिल था, पूर्णिया में था। हाँ, उसके लिए कहते हैं किसी को आवाज़ उठाने के लिए। सहरसा में एक पेपर मिल शुरू हुआ था, कि पेपर मिल बनेगा, शुरू हुआ, सब कुछ बिल्डिंग भी बना, लेकिन आज तक वो चालू नहीं हो पाया। उसके लिए अगर हम आवाज़ उठाइए। जैसे अभी मैंने कहा किशनगंज में स्किल यूनिवर्सिटी बनना था, लेकिन वहाँ से ज़मीन वहाँ पे अलॉट नहीं हुआ, वहाँ उसके लिए अगर हम किसी को कहते हैं आवाज़ उठाने के लिए। मिथिला पेंटिंग है जिससे रोज़गार दिया जा सकता है, मखाना है जिसको प्रमोट करके रोज़गार दिया जा सकता है, और हमारा कल्चर जो है, जो हमारी आप देखिए कि राम जन्मभूमि का इतना विकास हो रहा है, लेकिन मिथिला में, और वहाँ पे तो विवाद भी था, राम जन्मभूमि पे विवाद भी था, लेकिन मिथिला में सीता माता, राम को किसने राम बनाया? सीता माता भी नहीं है, सीता हमारी बहन है। मिथिला के लोगों के लिए तो बहन ही है, मिथिला की बेटी है, सीता दाई हम लोग कहते हैं मैथिली में। बहन को दाई भी कहते हैं। तो सीता दाई का जो है जन्म स्थान है, जनकपुर है, पुनौरा धाम। वहाँ पे तो कोई विवाद नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं है। वहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जा सकता है। वहाँ पे एयरपोर्ट बनाया जा सकता है ताकि लोग बाहर से आएँ, उसको प्रमोट किया जा सकता है, और उससे लाखों लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। हर जाति के लोगों को लाभ मिलेगा, हिंदू, मुस्लिम, हर जाति के, हर कौम के लोगों को फ़ायदा मिलेगा, मिथिला के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। सीतामढ़ी उस पे डिपेंड, सीतामढ़ी का जो है पूरा जो है इकोसिस्टम ही चेंज हो जाएगा। आपको मालूम है, मुझे बहुत दुःख होता है, आप पता कीजिएगा तंजील जी, कहीं से भी आप, मैं मेरे दावे के साथ कहता हूँ कि 100 लोगों से पूछिए कि सीता माता का जन्म कहाँ हुआ था, सीता दाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो बताएँगे कि जनकपुर में हुआ था। किसी को मालूम ही नहीं है कि सीता दाई का जन्म जो है मिथिला के पुनौरा धाम में, जो हमारे भारत में है, सीतामढ़ी में हुआ था। किसी को नहीं मालूम है कि सीतामढ़ी भारत में है और भारत में जो है सीता दाई का जन्म हुआ था। तो नहीं तो ये आप फैलाने की भी ज़रूरत है ना, प्रचार-प्रसार करने की नहीं तो ज़रूरत है आपको ना। नहीं लगता है कि सिर्फ इसलिए वहाँ पे नहीं बन रहा है क्योंकि कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई पॉलिटिकल फायदा एक पर्टिकुलर पार्टी को नहीं नजर आ रहा है? राम जन्मभूमि के मुद्दे पे दिख रहा था, देखिए ये उन्होंने वादा किया था, अब बना दिया। यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं है, इसलिए नहीं बना रहे। ये तो बात है ही, ये तो फैक्ट है कि कंट्रोवर्सी नहीं है, इसलिए भी नहीं हो रहा है। दूसरा कारण ये भी है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जानकी मंदिर में ही का ही विकास नहीं हो रहा। मिथिला के जितने भी धार्मिक पर्यटन स्थल है, आप अगर महिषी धाम की बात करें, या फिर मांडन मिश्र का नाम है, शंकराचार्य के साथ शास्त्र किया था उन्होंने, उनकी जन्मस्थली हो, या बहुत सारे हमारे हेरिटेज हैं वहाँ पे, किसी का भी विकास नहीं हो पा रहा है। कहीं पे अगर बिहार गीत भी बनता है, आप देखेंगे बिहार गीत अगर बनता है तो बिहार गीत में जो है
आप गौर करेंगे तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र की का ही चर्चा उसमें रहता है। बिहार गेट में अगर 10 लाइन है तो 8 लाइन उस पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में ही रहता है और 2 लाइन में जो है पूरा नॉर्थ बिहार वो लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि नॉर्थ बिहार में जो है हस्ती ऐसे नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। नॉर्थ बिहार में बहुत कुछ है। तो नॉर्थ बिहार के लोगों को एक दबा के रख दिया गया और नॉर्थ बिहार के लोगों ने भी स्वीकार कर लिया है कि यहाँ पे बालू है, मिट्टी है, कुछ नहीं हो सकता, पानी है, कुछ नहीं हो सकता है। अब बताइए, नॉर्थ बिहार में इतना पानी है, उस पानी का अगर पानी के लिए लोग कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वार क्यों होगा, तीसरा विश्व युद्ध क्यों होगा, तो सब कहते हैं एक स्वर में पानी के लिए होगा। और नॉर्थ बिहार में पानी ही पानी है। हमारे दरभंगा, मधुबनी में, सहरसा, सुपौल में, पूर्णिया में भी बरसात हो रहा है, पानी की कमी नहीं है। लेकिन पानी जो हमारे लिए वरदान हो सकता है उसको अभिशाप बना दिया गया। हम लोगों ने मान भी लिया कि पानी हम लोगों के लिए अभिशाप है। तो एक जी। प्रोपेगेंडा फैलाया गया, हम लोगों को मानसिक गुलाम बनाया गया, एक तरह गुलाम। तो मानसिक रूप से हम लोगों को गुलाम बना दिया गया, हम लोग गुलाम है, इसी कारण हमारा विकास नहीं हो पा रहा। पिछले पिछले अगर हम कुछ चुनाव की बात करें तो मिथिलांचल ने बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन किया। उन्होंने भी मैथिली में बोल बोल कर वहाँ के लोगों को प्रभावित किया और वहाँ के लोगों का वोट लिया मैथिली भाषा में बोलकर, और जो एक हेडगियर होता है मैथिली वो पहनकर उन्होंने वहाँ प्रभावित किया। लेकिन क्या आपको लगता है कि 2014 से प्राइम मिनिस्टर मोदी के रहते हुए मिथिला को उसका कोई फायदा मिला? जो मिथिला के लोग बढ़ चढ़ कर समर्थन कर रहे हैं बीजेपी को या प्राइम मिनिस्टर मोदी को, लेकिन उसका समर्थन मिलता हुआ क्या कुछ दिखा, उसका फायदा मिलता है? सबसे दिक्कत जो मिथिला को ये हुआ मोदी जी के आने से, सबसे मुझे जो लगता है नुकसान ये हुआ कि मोदी जी के नाम पे हमने एरा गैरा नत्थू खैरा ऐसे लोगों को एमपी बना दिया। अच्छा। हम लोगों ने क्या किया कि हाँ, एक लहर बनाया गया कि मोदी जी को वोट दो, मोदी जी जो मोदी जी को वोट दो, और हमने हर ऐसे ऐसे लोगों को एमपी बना दिया जो एमपी बनना डिजर्व करते ही नहीं। अच्छा। और उसका नुकसान क्या हुआ कि क्षेत्र की मुद्दा को वो भूल गए, क्षेत्र में नहीं आते हैं। और कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता है, और मेरी बातों से सब बहुत लोग इत्तेफाक भी रखेंगे अगर वो निष्पक्ष नजरिए से देखेंगे, तो मिथिला का कोई विकास नहीं। और जो हमने मोदी जी से उम्मीद लगाया था, मोदी जी से हमने क्या उम्मीद लगाया था कि वास्तव में अगर देखा जाए तो मिथिला अभी लेबर जोन है, देश में इकोनॉमिक जोन है। गुजरात में जाइए तो कई सारे इकोनॉमिक जोन है जिसे सेज कहा जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। लेकिन मिथिला में क्या है, मजदूर जोन है, स्पेशल मजदूर जोन है, मजदूर सप्लाई जोन है। तो हमें मोदी जी से उम्मीद थी कि ये मजदूर सप्लाई जोन है, जो हमारे यहाँ से जनसाधारण जो श्रमजीवी एक्सप्रेस चलता है उसको वो बंद करेंगे और यहाँ पे उद्योग धंधे लगाएंगे, इंडस्ट्री लगवाएंगे। और ये कि स्वाभाविक भी है, क्या होता है कि अगर देश का विकास करना, मोदी जी कहते हैं कि देश को आगे ले जाएंगे, देश का विकास करेंगे, तो जो सबसे कमजोर हिस्सा है देश, अगर आपको इंसान, मैं इंसान बात करता हूँ, अगर मान लीजिए मेरा ये हाथ है, ये कमजोर हिस्सा है, तो मैं सबसे पहले कमजोर हिस्से पे फोकस करूंगा कि ये भी जो है पैरेलल इस हाथ के बराबर आ जाए। मोदी जी के आने के बाद तो कमजोर हिस्से को और कमजोर बना दिया गया। मिथिला के लोगों को और जो है मोदी जी ने 2-4 जनसाधारण श्रमजीवी दे दिया कि आओ भाई गुजरात जाओ, दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ। और मोदी जी को भी मालूम है कि जितना भी है मिथिला से, तो क्या करते हैं, समय समय पे 1-2 प्रोजेक्ट दे देते हैं, कभी एम्स दे देते हैं, कभी एयरपोर्ट दे देते हैं, कभी कोसी सेतु का उद्घाटन कर देते हैं। नहीं समझे, 10-15 सालों में एक बड़ा प्रोजेक्ट दे देते हैं और दिखा देते हैं कि देखो हमने ये किया है। अब मिथिला के लोग भी बुर्बक बन जाते हैं यहाँ पे, अरे मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी ये दिए, मोदी जी वो दिए। इससे क्या होगा, ऊंट के मुंह में, यही फोरन वाली बात है ना, कि आपको 5 एम्स मिलना चाहिए, एक मिल गया, इसी पे आप खुश हैं। आपको 5 जो है एयरपोर्ट मिलना चाहिए, एक मिल गया, उसी पे खुश हैं। तो मिथिला के लोगों को इस तरह से मानसिक गुलाम बनाया गया है कि मिथिला के लोग कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। मोदी जी का नाम लिया तो आपको मैं बता दूं कि एमएससी का जो पहला आंदोलन हुआ था, हमने कहा था कि 3 शहर को स्मार्ट सिटी में लाया जाए, दरभंगा, सहरसा और पूर्णिया। हमारे पास पोस्टर भी है, बैनर भी है, उसके लिए कैंपेन भी हमने चलाया था। अब हुआ था कि पूर्णिया में हम नहीं आ पाए क्योंकि कलराज मिश्र जी को हमने घेर लिया था और हमको अरेस्ट कर दिया गया था। तो पूर्णिया आने का हमको प्लान हम लोगों को कैंसिल करना पड़ा, अरेस्ट हो गए थे हम लोग, तो दिक्कत हो गया था। तो 3 शहरों की हमने मांग की थी, तीनों में से किसी शहर को शामिल वैसे नहीं किया गया। तो जिसको शामिल भी किया गया, मोदी जी ने कहा था स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मुजफ्फरपुर, भागलपुर को किया गया। हमको लगा कम से कम 2 शहर तो विकसित होगा, एक ईंट भी नहीं गिरा है वहां पे, स्मार्ट सिटी में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मोदी जी के आने से मिथिला का विकास नहीं हुआ है। हाँ, सोशल मीडिया पे विकास हुआ है, कुछ जो अंधभक्त है उनकी नजर में विकास हुआ है। मोदी जी ने एक काम तो जरूर किया है, हर हाथ को काम दे दिया है, मोबाइल दे दिया है। मोबाइल पे अंधभक्तों के पास कोई काम तो है नहीं। अब मोबाइल देखिए, क्या उनकी भी गलती नहीं है, मोबाइल है, डाटा फ्री अंबानी ने कर दिया है, मोदी जी ने मोबाइल तो उनके पास है। अब वो सारा दिन सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, तो वो जो है 2-4 साल के बाद उनको एहसास होगा कि अरे 4 साल हम जो कर रहे थे गलत थे।
हम जो अंधभक्ति कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको एहसास होगा कि हमारे साथ छल प्रपंच हुआ है, लेकिन अभी उनको एहसास नहीं होगा। अभी क्या है, सुबह उठते हैं, आराम से सोशल मीडिया पे समय देते हैं, शाम में सो जाते हैं। उनको कुछ अभी ऐसा, वो भोले भाले, उनको नादान है, उनको पता नहीं है कि कितना बड़ा छल उनके साथ हुआ है। और मिथिला कहीं भी विकसित नहीं हुआ है। मिथिला में अभी भी बेरोजगारी है, पलायन है। डबल इंजन की सरकार तो है, लेकिन सरकार डबल इंजन साथ साथ नहीं चल रही है, ऐसे चल रही है, या फिर एक इंजन पे दूसरा इंजन चल रहा है। ये है, फायदा नहीं हुआ मोदी जी तो का देश अनूप जी, मैं अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि आपने जो कुछ कहा उससे ये यहाँ पर जरूर पूछना बनता है, क्योंकि आप लोग मिथिला इलाके में एक्टिविज्म कर रहे हैं, तो क्या मिथिला के एक्टिविस्ट की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाएं और एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव खड़ा करने में मदद करें? हाँ, देखिए, जैसे अब वही हम लोगों ने काम शुरू किया, तो ऐसा हम लोगों का कोई इंटेंशन, जैसे हमने एमएसयू बनाया मैंने, तो आज से 6 साल पहले हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा संगठन हम खड़ा कर देंगे, क्योंकि साधारण बैकग्राउंड से जब आते हैं आपके पास, तो आप इतना नहीं सोचते हैं। एक जज्बा था, एक जुनून था, जज्बा था, और एक उम्र भी था। हो सकता है कि अगर 27-28 साल में होता तो मैं अपने सोचता कि यार कैरियर ही प्रायोरिटी है। उस समय 20-21 साल का मैं नौजवान था, गर्म खून था, और आ गया। तो हम लोगों ने इतना सोचा नहीं था कि हमारा संगठन इतना बड़ा चला जाएगा, या हम लोगों ने इतना कुछ सोचा भी नहीं था। लेकिन अब 5-6 साल संघर्ष करने के बाद, जितने भी हमारे साथी हैं, सबने संघर्ष किया, खून पसीना जलाया मिथिला के लिए, सबको एक चीज फील हो रहा है कि हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा, हमारी मांगों पे गंभीरता से विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है। तो मैं थोड़ा अपने लोग सवाल को पॉलिटिकल थोड़ा जितने भी, ज्यादा ज्यादा डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं कि हाँ, नहीं, इस पे बात हो चुकी है। डायरेक्टली मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपको जब ये चीज एहसास हो गया, 2014 से देख रहे हैं, तो 2019 और 2020 के चुनाव में क्या आप लोगों ने एनडीए या बीजेपी के खिलाफ किया? अ, हम लोग हमेशा, हमारी अभी पॉलिसी रही, हम सत्ता के खिलाफ काम करते हैं। सत्ता के खिलाफ काम करने का मतलब ये रहता है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट हम लोग काम नहीं, करते हैं, चुनाव के टाइम, जो क्या भी सत्ता चुनाव में के है। टाइम में अगर आपको लगता है कि मोदी जी ने कहा और किया नहीं, तो क्या 2019 लोकसभा चुनाव और 2020 विधानसभा चुनाव में आप लोगों हमारा ने देखिए, खिलाफ किया? एक नॉन पॉलिटिकल संगठन है एमएसयू, तो नॉन पॉलिटिकल की एक दायरे भी होते हैं कि अगर हमको पॉलिटिक्स करना है तो हम नॉन पॉलिटिकल संगठन के साथ नहीं कर सकते। हम एमएसयू मिथिला स्टूडेंट यूनियन नॉन पॉलिटिकल है, तो इसको हमने पॉलिटिक्स में नहीं, इसका काम है क्षेत्र और छात्र के लिए लोगों को जागरूक करना, आंदोलन करना, हम भी ये काम करते हैं। तो 19-20 में हमने कुछ ऐसा काम नहीं किया है, लेकिन भविष्य में हमें उम्मीद है, जैसे हम लोग अभी बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि इस तरीके से मिथिला का विकास नहीं हो सकता है, हमें पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। 2020 में हम लोग चूक गए हैं, ये हमें भी एहसास होता है कि 2020 में हम लोग चूक गए हैं। हमें जो 2020 में जिस जोश के साथ, जो हमारे पास कैडर था, जो हमारे पास लोग थे, जिस हौसले के साथ, जिस जोश के साथ हमें काम करना चाहिए, हमने नहीं किया है। तो ऐसी बात ये है, ईमानदारी से मैं कहूँ तो अभी सब हम नौजवान ही हैं, हमारी उम्र भी अभी नहीं गई है, अभी नौजवान है, हमारे पास अभी पड़ा हुआ 10-20 साल है। लेकिन अब हम सोच रहे हैं, हमारे हमारे जो कोर कमेटी के लोग हैं, उसमें हम लोग 25-24 में हम लोग कुछ करेंगे ऐसा, जिससे मिथिला और बिहार को आगे ले जाने के लिए हम लोग आगे आएंगे। आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा, आप लोग का जो टैगलाइन है, काफी खूबसूरत टैगलाइन है, एक डेग विकास लेग, यही है टैगलाइन, एक डेग विकास लेग। हाँ, यही है, अभी यही है, यही रिसेंट है। आप लोग विकास के किस मुद्दे पर काम कर रहे हैं? और इसी सवाल के साथ मैं इंटरव्यू को खत्म करूँ। रिसेंट में हमारा, जैसे अभी कोविड क्या हुआ, कोविड है, कोविड काल में आप जानते हैं कि कुछ हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे ही कोविड नॉर्मल होता है, तो मिथिला डेवलपमेंट बोर्ड के मुद्दे को हम प्राथमिकता के साथ रखेंगे। दूसरी बात यह है कि 6 साल हो गया बिहार में एम्स घोषणा हुए, और 2015 में जहां जहां भी एम्स अनाउंस हुआ है, वहां एम्स बन चुका है, लेकिन अभी तक दरभंगा में एम्स नहीं बना है। तो हमारी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी दरभंगा एम्स को ऑपरेट करवाया जाए, और एक एम्स दूसरा फिर मांगा जाए, क्योंकि जब तक ये बनेगा नहीं, तब तक दूसरा एम्स होगा नहीं। तो एक एम्स कंप्लीट करवा के दूसरे एम्स की हम मांग करेंगे। तीसरा हमारा मांग है, हम लोग अभी जो जल्द जो है कैंपेन करने वाले हैं, पूर्णिया एयरपोर्ट को चालू करवाने के लिए भी हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। और एथेनॉल पॉलिसी आई है, जो एथेनॉल नई पॉलिसी आई है बिहार सरकार की, उसमें हमारी कोशिश होगी कि हमने इंडस्ट्री इन मिथिला ट्रेंड करवाया था, तो इंडस्ट्री इन बिहार में भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो मिथिला के जितने भी बंद पड़े चीनी मिल थे, चाहे वो बनमक्खी हो या पेपर मिल थे, सहरसा पेपर मिल हो या मुजफ्फरपुर के का मोतीपुर पेपर मिल हो, तो हमारा ये रहेगा कि अभी हम लोगों को जागरूक करके, और जो जो हमारे उद्योग धंधे बंद पड़े हुए हैं, जो साइट खाली पड़ा हुआ है, वहां पे बिहार सरकार जो भी इन्वेस्टर ला रही है, एथेनॉल पॉलिसी जो नई आई है, तो हम सरकार को मजबूर करेंगे कि
उस जगह का आप उपयोग करिए और वहां पे भी इंडस्ट्री लगाइए, चाहे एथनॉल लगाइए या टेक्सटाइल लगाइए, जो भी आप लगाइए, लेकिन वहां पे इंडस्ट्री लगाइए। इसके लिए हम लोग जो है प्रयास करेंगे और लोगों को जागरूक करके वहां पे लगवाएंगे, क्योंकि हल्ला अब तक जब तक अगर हम मांग नहीं करेंगे तो बिहार सरकार कुछ करेगी नहीं। और मिथिला के पास रिसोर्स भी है और मिथिला कर सकता है। वैसे भी दुनिया में सबसे बड़ा रिसोर्स मेरा मानना ह्यूमन रिसोर्स ही होता है। नेचुरल रिसोर्स जो है धरा का धरा रह जाता है। अफ्रीका से ज्यादा तो नेचुरल रिसोर्स कहीं पे नहीं है। सबसे ज्यादा गरीबी बेरोजगारी तो वहीं पे है। अमेरिका के पास उतना नेचुरल रिसोर्स नहीं भी, अमेरिका छोड़िए इजराइल की बात करते हैं, उतना नेचुरल रिसोर्स नहीं है, लेकिन आज डेवलप कंट्री में है, अमेरिका भी वही है। तो हमारा ये मानना है कि मिथिला के पास नेचुरल रिसोर्स है, हमारे पास हर तरह के नेचुरल रिसोर्स है, स्किल है, अनस्किल है, सेमी स्किल है। तो अगर इसका अगर सही से फायदा सरकार उठाए तो मिथिला फिर से राइज कर सकता है, मिथिला फिर से ग्रेट हो सकता है और मिथिला के लोगों को मिथिला में रोजगार मिल सकता है। और मिथिला के लोगों को मिथिला में अगर रोजगार मिलेगा, हमारे जितने भी लोग ठेला चलाने, रिक्शा चलाने, फल बेचने, मजदूरी करने बाहर जाते हैं, अगर वो मिथिला में ही उनको रोजगार मिलना शुरू हो जाए तो उससे क्या होगा कि मिथिला का प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा। कि जब आप 2 वक्त की रोटी के लिए कहीं पे जाते हैं काम करने के लिए, तो वहां पे उस क्षेत्र का इज्जत जो है घटता है, बढ़ता नहीं। आज पंजाबियों की इज्जत इसलिए है कि पंजाबी कनाडा जाते हैं या देश के किसी कोने में जाते हैं तो वो रिक्शा चलाने नहीं जाते हैं, ठेला चलाने नहीं जाते हैं, फल बेचने नहीं जाते हैं, वो बड़ा काम करने जाते हैं। तो हमारा ये सपना है कि मिथिला के लोग पलायन करें भी तो बड़े काम के लिए काम करे, पलायन करे, 2 जून की रोटी के लिए पलायन नहीं करे। सरकार यहीं पे रोजगार दे, इस पर हम काम करेंगे। कोविड जैसे ही खत्म होगा हम हर एक जिलों में आंदोलन करेंगे, जानकी मंदिर के निर्माण के लिए आंदोलन करेंगे। यही सब हमारा मेन एजेंडा है। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप मैथिल जी, आपने इतना समय दिया। आप देख रहे थे यंग एंड एंग्री और हमारे मेहमान थे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के फर्स्ट जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट है अनूप मैथिल जी। अगले एपिसोड में बहुत जल्द मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, नमस्कार।